हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम शुरू करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र को। इस महामारी के काल में हम ऑफलाइन क्लासेस ले नहीं पा रहे हैं, तो इसके कारण पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उस पढ़ाई में कोई बाधा ना पहुंचे। उसी वजह से हम निरंतर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी बी फाइनल ईयर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था अपने इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, जिसमें पूरी आधुनिक भारत है 1757 से लेकर 1947 तक, इस आधुनिक भारत पर हम बात करेंगे। इसमें टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 20 अंकों के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहते हैं। फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप भी प्रयास करना कि वीडियो ध्यान से सुनना और साथ में कोशिश करना कि इसको आप नोट करते रहें साथ साथ में, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब प्रथम प्रश्न पत्र में 1740 से लेकर 1950 तक का पूरा इतिहास है। यह भाग विद्यार्थियों आपके न केवल बीए स्नातक वर्ष में, बल्कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उन सभी में यह भाग महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो आपके आरएएस के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह आधुनिक भारत। और मैं कहता हूँ एग्ज़ाम ही क्यों, एक जागरूक नागरिक के लिए अपने आधुनिक भारत का इतिहास तो जानना ज़रूरी है ही है। इसलिए आपको यह भाग बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। चूँकि बीए अंतिम वर्ष है आपका, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुल 5 यूनिट है और उसमें से जो पहली यूनिट है, उस यूनिट में टोटल 4 टॉपिक है। पहले टॉपिक का वीडियो हम पहले देख चुके हैं, आप सुन लेना, अपने प्लेलिस्ट में है। आज हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और 2 प्रमुख युद्ध इस समय जो हुए थे, प्लासी और बक्सर, इन दोनों का डिटेल से वर्णन पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि। और चौथे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सहायक संधि प्रथा तथा गोद निषेध प्रथा। इन दोनों का ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में क्या योगदान रहा और इनका बेसिक कंसेप्ट पूरा हम तैयार करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इतिहास का ये। आप इसको जितना ज़्यादा समझते हो, जितना ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलो बात करते हैं बंगाल के ऊपर, और बंगाल में किस तरह से ब्रिटिश शासन सत्ता का विस्तार हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने भारत का मैप देखा हो तो भारत के मानचित्र में पूर्वी दिशा में बंगाल आया हुआ है। वर्तमान में हम पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश ये क्षेत्र कहते हैं। उस समय बंगाल के अंदर बिहार भी था, उड़ीसा भी था, और आज का जो बंगाल है ये भी था, और बांग्लादेश भी शामिल था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुगल कालीन बंगाल काफ़ी विस्तृत था। आपने पढ़ा होगा 1905 का बंगाल विभाजन, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन किया गया था। और ये बंगाल राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से हर प्रकार से रिच था। भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में बंगाल एक अमीर राज्य था। बंगाल एक, यूं कहिए कि ऐसा राज्य था जो काफ़ी समृद्ध था। तो ऐसी स्थिति में न केवल मुगलों का बल्कि अंग्रेज़ों का भी एक टारगेट रहा था बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करने का। तो बंगाल एक समृद्ध राज्य था, इसलिए वो आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहा।
मुगलों का शासन चल रहा था बंगाल के ऊपर। मुगल अपना एक दीवान नियुक्त कर देते थे बंगाल में, और वो दीवान बंगाल से कर वसूली करके और वो पहुंचा देता था मुगल दरबार के अंदर। ये सिस्टम कई सालों से चला आ रहा था। और आपने नाम सुना होगा शाह सूजा का। दीवान थे बंगाल के। 1651 ईस्वी में शाह सूजा की अनुमति लेकर ब्रिटेन ने यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी स्थापित कर दी थी। अपन कंपनी न कह सकते हैं बल्कि एक फैक्ट्री कह सकते हैं। एक फैक्ट्री स्थापित कर दी थी ब्रिटेन ने। कब? 1651 में अनुमति ले ली थी शाह सूजा से। मतलब बंगाल में ब्रिटेन का प्रवेश 1651 में हो चुका था, और ये हुआ शाह सूजा की अनुमति के बाद। हुगली यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था और प्रमुख नगर था। यहीं पे ये सारा कुछ हुआ। उस समय कलकत्ता का महत्व नहीं था, इवन कलकत्ता था भी नहीं, क्योंकि जॉर्ज चोरनोक के द्वारा कलकत्ता बहुत बाद में इसको सही तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है। 1651 में बंगाल में ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब आगे देखिए क्या हुआ। अब आप अगर इस मैप में देखोगे तो इस पूर्वी दिशा में ये पूरा बंगाल का राज्य था। 1651 में ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई। उसके बाद में ब्रिटिशर्स उस समय बहुत कमज़ोर थे। उनको बहुत अच्छे से पता था कि वो कभी भी जीत नहीं सकते मुगलों से, और उस समय उनकी स्थिति बिल्कुल जीतने की थी भी नहीं। तो उन्होंने मुगलों से हमेशा विनम्र पूर्वक व्यवहार किया जब तक कि खुद की स्थिति मजबूत न हो जाए। और इस क्रम में मुगल दरबार में ये सेवाएं भी देते थे। और आपको याद होगा कि ब्रिटिश राजवंश की एक महिला थी डॉक्टर बैटन। इस डॉक्टर बैटन ने शाह सूजा की चिकित्सा की थी, और चिकित्सा के बाद शाह सूजा इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने महज 3000 रुपये वार्षिक टैक्स के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई। किसको? ब्रिटिशर्स को। मतलब एक डॉक्टर के द्वारा इलाज करने के कारण शाह सूजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अर्थात आज का जो पूरा बंगाल है, इसमें महज 3000 रुपये वार्षिक की एवज में व्यापार करने की छूट दे दी गई। सूबेदार अजीमुशान ने तो 1698 ईस्वी में कंपनी को 3 जमींदारियां भी दे दी। आपने नाम सुना होगा सुतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। सुतानाती, कालीकत्ता व गोविंदपुर, ये तीनों जमींदारियां अजीमुशान ने दे दी ब्रिटिशर्स को। 1698 की बात है। कितने ब्रिटिशर्स डिप्लोमेटिक थे, कितने मतलब वो विनम्र थे, कितने वो कूटनीतिज्ञ थे कि इन्होंने 3000 रुपये के एवज में व्यापार का अधिकार ले लिया और 3 जमींदारियां भी आगे चलकर दे दी। ये सब सिलसिला चल रहा था। धीरे धीरे अंग्रेज बंगाल के अंदर अपने पांव प्रसार रहे थे। ये सिस्टम चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था। ये एक दिन की बात नहीं थी। औरंगजेब का शासन चल रहा था उस समय, और औरंगजेब ने बंगाल के दीवान पद पर मुर्शिद कुली खान, जो कि दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, बाद में कन्वर्टेड मुसलमान बना था, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खान एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो मुर्शिद कुली खान को अंग्रेजों का यह हस्तक्षेप बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यूं कहिए कि काफी प्रयास किए कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम से कम हो। उन्होंने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। किसने?
मुर्शिद कुली खान है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद मुर्शिद कुली खान मजबूत होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुगल उत्तराधिकारी औरंगजेब के बाद निरंतर कमजोर होते गए। वर्ष 1717 में फर्रुख सैयद जो कि मुगल शासक था, उसने एक फरमान अर्थात आदेश जारी करके ब्रिटिश कंपनी को बहुत सारी रियायतें दे दी, महज 3000 रुपये वार्षिक पर। उसमें एक रियायत थी दस्तक प्रथा। क्या थी दस्तक प्रथा? दस्तक का मतलब होता है पास, एक प्रकार से पास, आइडेंटिटी कार्ड। ब्रिटिशर्स अगर वो पास किसी भी चुंगी नाके पे दिखा देते थे तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अब पूरे ब्रिटिशर्स एक प्रकार से वो पास दिखाकर आराम से निःशुल्क व्यापार करते थे। अब हुआ क्या, इन ब्रिटिशर्स ने उस पास का मिसयूज करना शुरू कर दिया। इन पास को बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को बेचना स्टार्ट कर दिया। परिणाम ये निकला कि बंगाल के राजस्व को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हानि होने लगी, क्योंकि हर व्यक्ति पास लेके आ जाता है, कोई टैक्स नहीं देता, चुंगी कर कोई दे ही नहीं रहा था। ये दस्तक प्रथा बंगाल के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रही थी। इस तरह से फर्रुख सैयद और मुर्शिद कुली खान के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं और इसी दौरान मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और इस प्रकार से मुर्शिद कुली खान 1717 में बंगाल का पहला नवाब बना और इस तरह से बंगाल मुगलों से स्वतंत्र होने की राह पर चल पड़ा। 1726 में कुली खान की मृत्यु हो गई। कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, जिसने 1739 तक शासन किया। 1739 में सुजाउद्दीन के बाद में सरफराज खान जो कि एक अयोग्य शासक था, वो बंगाल का नवाब बना। अभी तक नाम मात्र ही सही, बल्कि यूं कहिए कि अभी तक बंगाल मुगलों के अधीन था। ब्रिटिशर्स अपने पैर धीरे धीरे पसार रहे थे, ब्रिटिशर्स मजबूत हो रहे थे। अलीवर्दी खान के बाद सरफराज खान के बाद अलीवर्दी खान उसका शासक बनता बंगाल का। अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में 1740 में बुरी तरह से पराजित करके अलीवर्दी खान ने बंगाल की नवाबी हासिल कर ली। बहुत ही मजबूत शासक था। इन्होंने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। कहा था कि ये जब तक बैठी है तब तक शहद देगी, लेकिन जैसे उड़ गई तो ये काट डालेगी, मार डालेगी। तो 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान ने बंगाल को नियंत्रित करके रखा और उसके बाद अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दीन दौला आता है और यहाँ से बंगाल में ब्रिटिशर्स इतने मजबूत हो गए थे कि यहाँ से बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि किस तरह से बंगाल महत्वपूर्ण था, किस तरह से बंगाल में नवाबी प्रणाली शुरू हुई और किस तरह से ब्रिटिशर्स मजबूत होते गए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच में विवाद शुरू हुए। धन्यवाद स्टूडेंट।